हमारे पास इंसुलेटिंग स्फीयर है। इंसुलेटिंग स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है, जबकि कंडक्टिंग स्फीयर में सिर्फ सरफेस पे चार्ज होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर और इंसुलेटिंग स्फीयर में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। बाकी सब मेथड सब सेम होगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और गॉसेस लॉ का यूज करना है, तो वी विल कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस साइड में रख रखी है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ये हो गया। ओके, दिस इज माय गॉसियन सरफेस। और याद रखो ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है। हमेशा ध्यान रखो कि स्फेयर है। इट इज गॉसियन सरफेस हमेशा इमेजिनरी स्फेयर होता है। इट इज गॉसियन सरफेस। GS is the short form for Gaussian surface, and this is imaginary sphere. Imaginary sphere, मैं शॉर्टकट्स वर्ड यूज कर रहा हूँ। इमेजिनरी स्फीयर, तो ये रियल कुछ नहीं है, इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्सेस तो हमें दिख ही रही हैं, ये ऐसे रेड वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस है। तो हमेशा लाइंस ऑफ फोर्सेस जरूर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर भी होगी। अगर यहीं पे कंडक्टिंग स्फीयर होता तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस पर होता है। और जिन लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि कंडक्टर में चार्ज सरफेस पर क्यों होता है, ठीक है। तो एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया। जो लोग पुराने वीडियोस देख रहे हैं वो उसमें कुछ फालतू बकवास भी होगा, तो स्क्रॉल करके देखना है ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पे स्क्रॉल करना है ना। तो आगे मैं ध्यान रख रहा हूँ कि कंटेंट पूरा जो है फालतू का कंटेंट ना हो। फिर भी थोड़ा बहुत तो फालतू हो ही जाएगा, खैर। तो यहाँ पर इंसुलेटिंग स्फीयर है, और इंसुलेटिंग स्फीयर में चार्ज टोटल वॉल्यूम में है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाई देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये स्फीयर है और स्फीयर में एलिमेंटल एरिया जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। स्फीयर में ये अगर एलिमेंटल एरिया लोगे तो ये हर जगह, किसी भी जगह अगर एलिमेंटल एरिया लोगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी जगह इट विल बी एनी प्लेस, एट एनी प्लेस, एट एनी प्लेस। कीप इन माइंड दिस इज स्फीयर नॉट सर्कल। एट एनी फेस, एनी प्लेस, स्मॉल एरिया विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये किसी भी जगह पे ड्रॉ कर सकते हो। ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं मैं, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। एक्चुअली में अगर इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे तो मैं ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो DA1, DA2, DA3 ऐसे, बिकॉज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है। आई होप यू गॉट इट। सो मैग्नीट्यूड मगर सेम होगा, ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस हमने ले रखी है, सपोज करो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, व्हाइट कलर दिख रहा, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, जबकि जितने पोर्शन में चार्ज है उसका रेडियस किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर। रेडियस कैपिटल R के बराबर, ठीक है। रेडियस कैपिटल R के बराबर है और सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने एक गॉसियन सरफेस ले रखी, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करना होता है? टोटल फ्लक्स निकालना होता है क्लोज सरफेस का। तो क्लोज सरफेस का अगर टोटल फ्लक्स निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स बाय क्लोज्ड सरफेस। एक्चुअली में अलग अलग तरह के इंटीग्रेशन यूज होते हैं, तो दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरी क्लोज सरफेस के लिए लगाना है। एंड E डॉट डी, E डॉट डी, E क्या है? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? E इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज का, जितना भी चार्ज है इसके अंदर, तो E एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट गॉसियन सरफेस। तो ये तो तुम्हें पता ही चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस ये और लिख देता हूं कि ये कहां पर है? एट गॉसियन सरफेस, एट गॉसियन सरफेस, एट गॉसियन सरफेस। आई एम नॉट यूजिंग फुल वर्ड्स, वो तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। सो दिस इज क्लोज्ड, इसका मतलब क्लोज सरफेस,
एंड आई होप कि तुमको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता हो, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता हो. So this is EDA, and because angle between electric field is this red one is electric field और DA के बीच में हर जगह एंगल कितना है? जीरो. हर जगह जीरो है. ये हर जगह जीरो होना चाहिए तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज अगर किसी जगह पे नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा. आई होप यू गॉट इट. तो E और DA के बीच में एंगल 0 डिग्री है. ठीक है, यहाँ पे जगह खाली कर लेता हूँ. You will write EDA cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है. ठीक है, और एक चीज और है कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन नहीं. ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो E1 E2 E3 लिखना पड़ेगा. यहां ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट. सो एज अ वेक्टर ये डिफरेंट हो जाएंगे. तो कहीं पे अगर वेक्टर लिखो तो E1 E2 E3 अलग अलग वेक्टर होंगे. ठीक है, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. आई होप यू गॉट इट नाउ. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. सो ये हो गया. तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? E डॉट DA एंड cos 0. E हर जगह, E मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, cos 0 तो 1 होता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा. और तो खाली बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ DA. क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ DA. यस, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ना. और खैर अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा क्लास के बाद 5 क्वेश्चन का टेस्ट करने का, तो अपनी इच्छा पूरी कर लेना. ठीक है, बीच में टेस्ट में टाइम वेस्ट नहीं करता, और ये डेली टेस्ट होगा. थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए मैंने 5 टेस्ट लिए हैं, मगर फ्यूचर में 10 भी कर सकता हूँ. खैर, सो दिस इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ DA, यानी ये इसका मतलब यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स वगैरह नहीं लगानी है. इंटीग्रेशन कुछ रियल में नहीं करना है, बस मीनिंग लगाना है. मीनिंग क्या होगा कि जितने भी DA हैं उन सबका पूरी क्लोज सरफेस के लिए सम कर दो, जितने भी छोटे छोटे, और ये सर्कल में नहीं होंगे, स्फीयर में होंगे, ध्यान रखना. ठीक है, जैसा मैंने कंडक्टिंग सरफेस के एनिमेशन में दिखाया था, वहाँ पे स्फीयर था. यहाँ पे मैं स्फीयर बनाने में आई कैन, है ना, यहाँ तो थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, मगर यहाँ पे स्फीयर समझना. तो स्फीयर में सारे DA का सम करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा स्फीयर के, टोटल स्फीयर का एरिया. तो आई थिंक तुम्हें टोटल स्फीयर का एरिया पता होना होगा, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर. 4 पाई r स्क्वायर. तो टोटल फ्लक्स जो है, और शायद तुम्हें ये भी पता हो कि ये भी इंटीग्रेशन से ही डिराइव होता है. फिलहाल तो हम सीधे रिजल्ट यूज कर रहे हैं. तो टोटल फ्लक्स हो गया. ये गॉसेस लॉ का एक पार्ट कर लिया. गॉसेस लॉ के दूसरे पार्ट में अगर हमें गॉसेस लॉ का फॉर्मूला याद है, हम इसको गॉसेस लॉ पहले अलग से कोने में लिख लेते हैं. इधर से क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल चार्ज, यानी इनसाइड चार्ज. इनसाइड का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. याद रखो, अगर यहाँ पर सराउंडिंग मीडियम एयर है तब एप्सिलॉन नॉट होगा, अदरवाइज एप्सिलॉन m भी हो सकता है ना. सो तो Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ तो टोटल फ्लक्स तो हमने फाइंड कर लिया. अब बचा है इंटरनल चार्ज निकालने का. तो इंटरनल चार्ज निकाल लेते हैं. इंटरनल चार्ज मतलब इसके अंदर कितना चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर. तो यहाँ पर तो पूरा ही चार्ज इसके अंदर है, टोटल चार्ज ही इसके अंदर है. तो चाहे तो तुम Q इंटरनल को Q लिख सकते हो, मैंने दिया है ना, टोटल चार्ज Q दिया, कहीं पे लिखा था. हाँ, यहाँ पे Q टोटल चार्ज है, तो इंटरनल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा टोटल चार्ज, ऐसा. तो यहाँ पे टोटल चार्ज ही Q के बराबर, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही हो जाएगा. तो नाउ अब फॉर्मूले में पुट करें, टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. ठीक है, और इंटरनल चार्ज किसके बराबर हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
एंड दिस फर्दर सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, आई होप यू गॉट इट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर Q को, जैसे चार्ज जब सरफेस पे था तब तो हमने Q को लिखा था सिग्मा इंटू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर चार्ज टोटल वॉल्यूम में है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू, मैं ऊपर यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे साइड में है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्यू वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप सबको पता हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो अब इसको पुट कर दें, है ना, अब इसको पुट कर दें। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, इसमें कुछ रब नहीं करता हूँ। सो नेक्स्ट पेज पे ई की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये ई बाहर के पॉइंट पे है ना, ई बाहर के पॉइंट पे कि स्मॉल आर की वैल्यू हमने कितनी ली है, बाहर के पॉइंट पे ली है। अच्छा, टोटल फ्लक्स मैंने बहुत सॉरी मिस्टेक कर दी यहाँ पर स्मॉल आर होगा, सॉरी फॉर दैट, ये बहुत दिन बाद की गलती हुई है, बड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस का एरिया लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, just a moment, this will be 4 pi r square, this is 4 pi small r square। याद रखो ये एरिया गॉसियन सरफेस का होता है, अक्सर मैं स्मॉल आर और कैपिटल आर में मिस्टेक करता हूँ। ओके चलो अब सही है, तो ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पे है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है। यहाँ पे ये कंडीशन भी है, स्मॉल आर इज मोर देन कैपिटल आर। नाउ अब यहाँ पर सो द ई वैल्यू ऑफ ई विल बी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर नहीं होगा, जो मैंने लिखा था कैपिटल आर नहीं होगा, है ना, गलती से लिखा था। मगर जब टोटल चार्ज निकालोगे यहाँ पर तब कैपिटल आर होगा, क्योंकि चार्ज तो इस वॉल्यूम में ना, कैपिटल आर वाले वॉल्यूम में, चार्ज तो बाहर तक नहीं है ना, तो चार्ज कैपिटल आर के वॉल्यूम में। तो जब टोटल चार्ज निकालोगे तो कैपिटल आर, तो क्यू की वैल्यू कितनी करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो क्यू की वैल्यू पुट कर लो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, राइट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक है, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इस कैंसिलेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, दैट इज रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। इसमें मगर इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, इसमें हम दूसरी चीज करते हैं कि अगर हमें अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर सकता हूँ, वेट अ सेकंड, मेरा इसी से काम चल जाए, यस हो तो रहा है, तो मैं इसी पे चिपका दूंगा, बस यही श्रिंक हो, ज़्यादा नहीं चाहिए। नाउ अगर अंदर के किसी पॉइंट पे निकालना है तो अब गॉसियन सरफेस तुम्हें अंदर लेनी पड़ेगी। आई होप यू गॉट इट, ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, बट यहां पर अब क्या होगा,
अब हम अंदर चले आए हैं, तो अंदर चले आए हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो जाएगी। सो नाउ ऑफ इंटरनल पॉइंट पे बाकी सब वैसे ही होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। नाउ स्मॉल आर की वैल्यू बस कैपिटल आर से कम हो गई है, ठीक है। तो आई होप हम इसी में समझ लिए क्या डिफरेंस आएगा। मैं इसी में रब करके लिख रहा हूँ। ये ऐसे ही टोटल चार्ज वही रहेगा, गॉसियन सरफेस वैसी रहेगी, यहाँ तक एकदम वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, मगर अब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई चेंज नहीं होने वाला, ओके। यहाँ पर पहली बार चेंज, यहाँ पर चेंज होगा। अब टोटल चार्ज तुम्हें नहीं लेना है, अब इसके अंदर जो चार्ज है वो वाला लेना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि इसके अंदर जो चार्ज है इंटरनल चार्ज है, तो यहां से चेंज आएगा। तो यहां तक तो वैसे ही लिखोगे। अब गॉसियन सरफेस अंदर है और ऑब्वियसली डीए वैसे ही लेंगे, आई थिंक समझ गए होगे। यहाँ भी डीए सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो डीए बना लोगे, है ना। डीए सरफेस के एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है, क्योंकि उसको श्रिंक कर दिया ना, बाकी तो वही रहा। तो डीए अब भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, बस जो चेंज आएगा वो देखना, जो चेंज आएगा। अब अंदर के पॉइंट पे हमें निकालना, वो इंटरनल चार्ज पे। अब इंटरनल चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो अब इंटरनल चार्ज कितना होगा वो हम पहले कैलकुलेट कर लें। दैट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल क्यू, क्योंकि हमें जो चार्ज लेना होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर का लेना होता है। गॉसेस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना होता है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अंदर का चेंज कर गॉसियन सरफेस इंटरनल चार्ज। तो अब बेटर रहेगा कि हम ऐसे लिखें, चार्ज डेंसिटी रो हो गई। रो का मतलब क्या है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है और इसके अंदर लेना है। तो इसके अंदर रेडियस स्मॉल आर के बराबर है, मगर ध्यान रखना अब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, पहले स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा था, ठीक है। तो अब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है। तो अब फिर से लिखोगे, फिर से वही लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब। कंपैरिजन करना, पहले हमने कैपिटल आर क्यूब लिखा था, है ना। टोटल चार्ज कितना था, यहाँ पे लिखा ना टोटल चार्ज, है ना। टोटल चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब क्यू। डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे फालतू दो बार लिख दिया, आई थिंक इतना तो समझ ही गए होंगे। तो पहले क्यू इंटरनल क्यू के बराबर, अब ये हो जाए। अब इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, बाकी टोटल फ्लक्स वगैरह तो सब वही रहेगा। तो जस्ट आई विल राइट टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, अब गॉसेस लॉ लगाओ, ये वाला लॉ, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर टोटल फ्लक्स हो गया। और अब चार्ज कितना हो गया, दैट इज 4/3 पाई इंटू 4, रो बाहर ही लिख लो चलेगा, इसको 4/3 तक ही याद रहेगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। आई होप यू गॉट इट। और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल क्या क्या हो जाएगा आपकी तो बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी। 4 पाई तो 4 पाई कैंसिल कर दो, यहां से ये आर सेम है, स्क्वायर एक आर बचा रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट विल बी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली कैलकुलेट करके हमें मिलेगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, ये काफी एक्चुअली में जेई नीट के हिसाब से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में नहीं है, मगर जेई नीट में इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, नीट वीट में तो काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और अब ऑब्वियसली अब नए पैटर्न में तो जेई नीट के लिए पढ़ो वही बेटर है, कि आधा तो ऑब्जेक्टिव वैसे ही आने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है अंदर के पॉइंट पे, इसमें देखो कैपिटल आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर इसका रेडियस है ना, कैपिटल आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर वेरिएबल पॉइंट है ना। स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, स्मॉल आर वेरिएबल पॉइंट है, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम भी हो सकती है, ये वेरी कर रहा है। मतलब ये जो व्हाइट वाला स्फीयर लिया है ना, इसका रेडियस वेरिएबल है। इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आती है कि अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दें, ठीक है, अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी कुछ नहीं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दी, कहां पर पहुंच गए हम? सरफेस पे पहुंच गए, एग्जैक्टली सरफेस पे। रो आर की वैल्यू 3 एप्सिलॉन नॉट और सरफेस के अंदर है। इसमें भी यही करके देखो, इसमें क्योंकि ये किसके लिए, ये बाहर वाले पॉइंट के लिए है, हाँ, और ये किधर से, ये अंदर वाले पॉइंट के लिए है। स्फीयर के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नीचे आता बार बार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फीयर के अंदर है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर है। इससे भी अगर सरफेस का रखोगे, इसमें भी अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रखोगे तो तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेगा। आई होप यू गॉट इट, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखो तो आर कैंसिल हो जाएगा, एक एक, हाँ, तो एक आर बचा रहेगा, मतलब स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब है, यहाँ भी कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। यानी सरफेस पे चाहे तुम अंदर से देखो या बाहर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। आई होप यू गॉट इट। ये आगे नहीं जा रहा है, यस आगे। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर यहां पर वेरिएबल है, स्मॉल आर यहां पर क्या है, वेरिएबल है, स्मॉल आर चेंज हो रहा है, तो ये है। उसके बाद बाहर के पॉइंट पे स्मॉल आर वेरिएबल है, देखना बाहर के पॉइंट पे, अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, बहुत ध्यान से देखना। और बाहर के पॉइंट पे स्मॉल आर वेरिएबल है, बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसको अगर ग्राफिकली देखोगे, अगर ग्राफ बनाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर यहाँ पे बनाऊं, तो सपोज करो ये वर्टिकल एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देता हूँ इसी में, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिस्टेंस, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से देखना। आई विल ट्राई टू शो इन दिस ओनली। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी करेगा। मैं एक लाइन को मिटा दूं यहाँ से, इसी में चेंज देता हूँ। आई थिंक इसको थोड़ा सा किनारे किसका रखो, ये हटेगी, थोड़ा इधर हो जाओ, तुमको हटा ही देता हूँ, यस ओके, अब थोड़ा सही बनेगा। ओके, नाउ आई विल ड्रॉ द ग्राफ। सी, अगर तुम्हें ग्राफ का बेसिक आइडिया है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइट कलर से ही ड्रॉ करता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी करेगा अंदर के पॉइंट। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं शो कर रहा हूँ, इसको भी हटा दूँ, थोड़ी जगह बना देता हूँ इसी में। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बहुत कॉम्पिटिशन्स में, ठीक है, तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लीनियरली वेरी करेगा, है ना, सरफेस तक लीनियरली वेरी करेगा जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। और उसके बाद जो है इसको मैं खैर यहाँ तक दिखाऊंगा, ठीक है, दिस शुड बी लाइक दैट। ये ग्राफ है, ये जब स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल आर के बराबर है, उसके बाद इनवर्स स्क्वायर वेरिएशन होगा, कीप इन माइंड। थोड़ा सा मुझे ये बन जाए डिज़ाइन, बस 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 बस, चलो इससे ज़्यादा मैं बढ़िया नहीं बना, इसको चलो ओवर राइट कर दो। इट विल टच, एसिम्टोट कहते हैं ना मैथ्स में, एसिम्टोट टच करेगा, कभी टच नहीं कर पाएगा। आई थिंक तुम लोगों को मैथ्स आती है, आई होप। एसिम्टोट तुमने पढ़ा हो, एसिम्टोट क्या होता है कि ग्राफ को टच करने की कोशिश करेगा मगर कभी टच नहीं करेगा, है ना। आई होप मैं इमोशन में ज़्यादा ही इसको समझा गया, बट क्योंकि कंपटीशन कर, इसको कभी टच नहीं कर पाएगा। तो अब मैं बस पूरा ही समझा देता हूँ, ख़त्म हो गया, बस ख़त्म, थोड़ा सा और रह गया। तो यहाँ पे बस मैं लिख देता हूँ, ये मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, E इज प्रोपोर्शनल टू R है, और यहाँ पर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो इस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पर। चलो